नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पुराने मछली तालाबों को उपयोगी बनाएं, ज्यादा मुनाफा कमाएं। दुधारू पशुओं में दुग्ध ज्वर की समस्या और रोकथाम के उपाय। प्रदेश के जो किसान मछली पालन से जुड़े हैं वो अभी अपने पुराने तालाबों को दुरुस्त कर फिर से उपयोगी बना सकते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ तालाबों में वर्षा के जल के साथ मिट्टी बहकर इकट्ठा होती रहती है, जिससे तालाब की जल धारण कम हो जाती है। साथ ही मछलियों का आहार भी ठीक से नहीं बनता है। ऐसे में पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार कर तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया जा सकता है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास से। नमस्कार किसान भाइयों। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा नए तालाब को आपको खनवाना पड़े या फिर आपके पास 3 अलग अलग तरीके का भी तालाब हो, यानी नर्सरी, रियरिंग या ग्रो आउट तालाब। अगर आपके पास पुराना एक तालाब है और बहुत ही बड़े साइज़ का है, यानी 1 या 2 हेक्टेयर, तो आप उसके जीर्णोद्धार भी कर सकते हैं। जीर्णोद्धार करने के लिए आपको पहले देखना है कि उस एरिया में जहाँ पर आपका तालाब है वो एरिया में अगर पानी टिक रहा है कि नहीं, यानी वाटर सीपेज हो भी रहा है कि नहीं। अगर वाटर सीपेज नहीं हो रहा है, यानी 40% पानी हमेशा वहाँ पर टिकना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको एक बार एक बांस के कोई भी एक किनारे में एक आप बांस रख के उसमें मार्क करके आप देखिए कि पानी कितना दिन में वो उसका लेवल नीचे होता है। स्पेशली वो देखिए इसी महीना में, जैसे कि अभी मार्च, अप्रैल, मई, ये महीना में देखिए। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब आप मछली पालन करते हैं तो मिनिमम आपके 1.5 मीटर पानी रहना ज़रूरी है। तो इस समय में ये देखना जरूरी है, क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत है। तो इस समय में आपको देखना है कि आपके पानी, एक तो है एवापोरेशन होगा तो उसका कितना रेट है, और दूसरे है कि आपका जो सीपेज है, मतलब मिट्टी में एक जो नीचे तक निकासी हो जाता है, वो कितना प्रतिशत तक आपका वो निकासी होता है। तो इस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर मछली पालन कर सकते हैं कि नहीं। यदि मछली तालाब सदाबहार है तो उनमें आमतौर पर जलीय खरपतवार अधिक उगते हैं। तालाब में खरपतवारों का अत्यधिक जमाव मत्स्य पालन के लिए काफी नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये खरपतवार पोषक तत्वों का उपभोग करते हैं, जिससे तालाबों में मछली की बढ़वार कम होने लगती है। इसके अलावा ये खरपतवार जंगली मछलियों को आश्रय देते हैं। साथ ही खरपतवार मत्स्य बीज पालन में अवरोध और सूर्य की किरणों को निचली सतह तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए तालाब की मरम्मत के साथ साथ उसके जलीय खरपतवार की सफाई भी गर्मी के मौसम में ही कर लेना चाहिए। खरपतवार का नियंत्रण के लिए बाजार में कई खरपतवार नाशक रसायन मिलते हैं, परंतु खरपतवारों को मजदूरों की सहायता से साफ कराया जाना सबसे उत्तम तरीका है। और साथ ही साथ पानी का जांच, ये आपको बहुत ज़रूरी है। एक है पानी का तापमात्रा, वो कितना होना चाहिए, 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। उसका पीएच वो थोड़ा क्षारीय की दिशा में होना चाहिए, यानी 7.5 से 8.5, पर उससे अधिक नहीं होना चाहिए। जब उससे अधिक होता है तो आपको फिटकरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर उससे पहले आप देख लीजिए कि आपका जो बांध है, वो बांध में कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा जितना भी जीवाणु है वो अंदर उसमें घुसा रहता है, और तालाब के मिट्टी के अंदर
में वो थोड़ा वो होल बना देता है, जिसके कारण तालाब के मिट्टी का जो बांध है और जो उसके पास जो उनका टिकाव है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। इसके कारण जो उसके जो मिट्टी है वो धंसते बहुत ज़्यादा है। तो इस कारण वो मिट्टी को आपको क्या करना है, बाहर से थोड़ा मिट्टी लाकर आपको वहाँ पर थोड़ा बांध को स्ट्रेंथन कर देना है, ताकि वो समर्थ रहे पानी को टिकाने में। बरसात का मौसम प्रारंभ होने के पहले तालाब के बांध को मजबूत कर लें तथा पानी के आने और निकलने का रास्ता ठीक कर लें। हमारे जिन किसानों के पास पुराने तालाब हैं और कई सालों से उसकी मरम्मत नहीं कराए हैं, तो तालाब की मरम्मत के लिए पहले आप तालाब से पूरी मछलियों को निकाल लें और तालाब का पानी पूरी तरह से सूखने के बाद 1 फीट मिट्टी निकलवा लें और उस मिट्टी से बांधों को मजबूत कर दें। उसके बाद तालाब में अच्छी तरह से धूप लगने दें और हो सके तो जुताई भी करवा दें। यह कार्य भी आप जून से पहले कर लें। और जो नीचे तली जो मिट्टी है वहाँ से 6 से 10 इंच मिट्टी आपको वो उठा लेना है। तो वो उठाने के बाद, क्योंकि वो बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है खाद के हिसाब से, तो वो आप अपने खेती में डाल सकते हैं। और आप उसके नीचे जो है वो गोबर के लेप देने के बाद SSP और यूरिया भी डाल दीजिए। अगर आप प्रति कट्ठा के बारे में बात करें तो लगभग आपको गोबर या गोआ आप 125 किलो प्रति कट्ठा आप इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ आप यूरिया का इस्तेमाल कीजिए 125 ग्राम प्रति कट्ठा, और आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट 190 ग्राम प्रति कट्ठा। ये तीनों जो रासायनिक उपकरण है वो तीनों को आप मिलाकर उसका 3 हिस्से में बांट दीजिए। पहला हिस्से जब आप मछली स्टॉक करेंगे, मतलब जब मछली इसको डालेंगे तालाब में, उससे आप 8-10 दिन पहले वो मिश्रण को आप दीजिए। देने के बाद 8-10 दिन के बाद आप मछली को स्टॉकिंग कीजिए। नया तालाब हो या पुराने तालाब, अब आपको तालाब में प्राकृतिक आहार तैयार करने के लिए खाद और चूने का प्रयोग करना है, जिसका सही समय जून का महीना होता है। 10 दिनों के बाद आप तालाब में पूरा पानी भर दीजिए, यानी 1.5 मीटर तक। इसके बाद आप मछली बीज तालाब में डालें। इस व्यवसाय से अधिक लाभ के लिए कार्प मछलियों की 3 या 6 प्रजातियों का पालन करें। स्टॉक करने के बाद आप देखिएगा कि 5 या 7 दिन का, क्योंकि आपका एक हिस्सा चला गया, 2 हिस्सा बच गया जो, तो वो हर 7वां दिन में आपको एक बार डालना है। इस हिसाब से आप देखिएगा कि आपका जो प्लैंकटन ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप मछली पालन कर रहे हैं और वो पुरातन तालाबों में मछली पालन कर रहे हैं, तो हमेशा ये सोच के कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ से ज़्यादा मछली उत्पादन लेना है। तो इसलिए मेरा एक नया सिस्टम आया है, वो है कि एडवांस्ड फिंगरलिंग को स्टॉक करना। एडवांस्ड फिंगरलिंग यानी 100 से 150 ग्राम की मछलियाँ। तो वो शायद थोड़ा महंगा पड़ सकता है, पर वो जल्दी विकास करने के लिए आपको 5 से 6 महीना में लगभग 1 किलो मछली हो जाएगा। तो जहाँ पर आपको 7-8 महीना में जहाँ आपको लगभग 3 से 4 टन मछली मिलता, वहाँ पर आपको 4 से 6 टन मछली मिलेगा, वो भी 2 टाइम में। तो ये आपके लिए बहुत ही सुविधा होगा। इस हिसाब से आप मछली पालन कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और जानेंगे आगे के कार्यक्रम में क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अक्सर पशुपालकों को ये कहते आपने सुना होगा कि जो भी पशु अधिक दूध देते हैं उनके पालन में अधिक समस्याएं आती हैं। लेकिन ये समस्या पशुओं का सही तरीके से प्रबंधन न करने की वजह से सामने आती है। ऐसी ही समस्या है पशुओं में दुग्ध ज्वर की, जो कि एक विकार है। इसमें पशु की उत्पादकता घट जाती है। तो इसकी रोकथाम कैसे करें, बता रहे हैं रांची के पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण कुमार।
नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर के बारे में बात करेंगे। ये एक प्रोडक्शन डिजीज से रिलेटेड है, जो अधिक दूध देने वाली जो पशुएं होती हैं और उसमें इसे बीमारी होती है, और ये इसका मुख्य कारण होता है कि कैल्शियम की कमी। दूध में वो जो पहला दूध होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो अधिकतर ये जो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पहला दूध है, तो अधिकतर ये जो होती है बच्चा देने के बाद ये बीमारी होती है, और ये 24 से 48 घंटे में ये बीमार हो जाता है। दूध ज्वर रोग को मिल्क फीवर एवं दुग्ध बुखार के नाम से भी जाना जाता है। पशुओं के लिए ये रोग बहुत घातक सिद्ध होता है। गाय भैंस में प्रसव के 2 से 3 दिनों के अंदर इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है। समय रहते यदि पशुओं का इलाज नहीं किया गया तो पशुओं की मांसपेशियों में लकवा भी हो सकता है। ये रोग रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कोलेस्ट्रम में रक्त से 12 से 13 गुना अधिक कैल्शियम होता है। प्रसव के बाद कोलेस्ट्रम के साथ अधिक मात्रा में कैल्शियम शरीर से बाहर आ जाता है। प्रसव के बाद अचानक कोलेस्ट्रम निकल जाने के बाद हड्डियों से शरीर को तुरंत कैल्शियम नहीं मिल पाता। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण भी ये रोग होता है। पशुओं के आहार की मात्रा एवं गुणवत्ता में अचानक कमी आने से भी इस रोग के लक्षण नजर आने लगते हैं। और इसमें है कि कैल्शियम की कमी होने के कारण दूध में कैल्शियम आ गया और सही मात्रा में इसको कैल्शियम नहीं मिला, या कोई कारण से हम लोग लास्ट मंथ में हम लोग इसको कैल्शियम पिलाते रहे, तो कैल्शियम पिलाते रहने से उसमें उसको कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो जैसे ही बच्चा देती है तो उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की कमी होने के कारण मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं रहता है, मांसों में उसके इतनी ताकत नहीं रहती है और गाय बैठ जाती है। और ये ज़्यादातर 3 से 4 बियान के बाद गायों में होती है, जब दूध उसका धीरे धीरे कैल्शियम रिजर्व जो बोन होता है वहाँ से भी कैल्शियम निकलने लग जाता है, तो वो उसमें ज़्यादा होने लगता है। पशुओं में दूध ज्वर रोग 3 अवस्थाओं में होता है। दूध ज्वर रोग की पहली अवस्था में पशु प्रसव से पहले उत्तेजित हो जाते हैं, खाना पीना बंद या कम कर देते हैं, पशुओं के दांत किटकिटाने लगते हैं, पशुओं के शरीर एवं पिछले पैरों में अकड़न की समस्या शुरू हो जाती है। आंशिक लकवे के कारण पशु गिरने लगते हैं। दूसरी अवस्था में पशु गर्दन मोड़कर बैठे रहते हैं, पशुओं को उठने एवं खड़े रहने में कठिनाई होती है, पशुओं का शारीरिक तापमान सामान्य से कम हो जाता है, रोग से प्रभावित पशुओं के पैर और शरीर ठंडे हो जाते हैं। तीसरी अवस्था में पशु ज्यादातर समय फर्श पर लेटे रहते हैं, पशु बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और उनका शारीरिक तापमान कम हो जाता है। अधिक समय तक बैठे रहने के कारण पशुओं में आफरा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। दूध का उस समय जैसे ही बच्चा देती है तो उस समय दूध का उत्पादन बहुत अधिक होता रहता है, तो उसमें कैल्शियम का लॉस होता रहता है, और अगर ये कैल्शियम पूरा नहीं हुआ, उसकी मात्रा नहीं मिली, तो वो गाय बैठ जाती है और फिर उसको हम लोग को खड़ा करने में, दूध का उत्पादन लेने में बहुत मुश्किल आती है। गाभिन के समय में, जब बच्चा देने के समय में अगर प्रॉपर देखभाल और पूरा खान पान नहीं हुआ तो ये कैल्शियम की कमी आ जाती है, और इससे पशुपालकों को जानवरों का नुकसान भी हो जाता है, और साथ में उत्पादन बहुत प्रभाव होता है। उत्पादन पूरा गिर कर 10% दूध का उत्पादन रह जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो है कि पार्चुरेशन से पहले, जब हम लोग लगे कि आप बच्चा देने वाली है, अगर उस समय अगर हम लोग व्यवस्था कर लें, कैल्शियम उसको पिला दें, अगर नहीं उस समय नहीं पता चला, अगर अचानक ही बच्चा आ गया, तो उस समय भी हम लोग कैल्शियम का जेल आता है, किसी भी कंपनी का जेल करके कैल्शियम का जेल आता है, पूरे बॉटल आते हैं, 2 बॉटल लेके, 1 बॉटल उसी समय पिला दीजिए और 1 बॉटल 12 घंटे के बाद पिला दीजिए। तो उससे जो है, जो शरीर में कैल्शियम की कमी होगी वो उसको पूरा कर लेता है। अगर गाय दूध अधिक देने वाली है तो उसमें हम लोग एक बार और 24 घंटे के बाद 1 बोतल और पिला सकते हैं। प्रसव से 3 महीने पहले पशुओं के आहार में अधिक कैल्शियम एवं फास्फोरस शामिल करें।
पशुओं के आहार में सूखी घास एवं हरा चारा भी शामिल करें। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार का सेवन कराएं। इस रोग के लक्षण नजर आने पर तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श करें। दूसरी व्यवस्था है कि जब गाय बच्चा देने वाली हो, लास्ट मंथ में हो, तो उस समय कैल्शियम के पिलाना उसको बंद कर दें। उसको ऊपर से सप्लीमेंट के रूप में बहुत से किसान भाई कैल्शियम देते हैं, तो उसको नहीं देना चाहिए। उसके जैसे ही बच्चा देती है उसके बाद हम लोग कैल्शियम को शुरू कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के महीने में न दें तो ये बीमारी नहीं होगी। लेकिन एक बार जब अगर ये बीमारी हो गई, जब देखे कि बच्चा देने के कुछ घंटे के बाद, 24 घंटे 48 घंटे के बाद अगर वो बैठ गई है, तो हम लोग को इसका उपचार करना चाहिए। और उपचार करने के लिए जो उचित मात्रा में जो कैल्शियम का जो है वो नस के द्वारा इसमें चढ़ाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही डेलिकेट होता है, इसलिए पशु चिकित्सक के सलाह पर ही वहाँ पर और उनके प्रेजेंस में, उनके उपस्थिति में ही इसकी इलाज करानी चाहिए। अगर देरी हो गई और गाय बैठ गई तो फिर वो खड़ी नहीं हो पाती है, फिर दूसरा डाउनर्स काउ सिंड्रोम में चला जाता है और वो कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तुरंत कैल्शियम जो है खून के नली से चढ़वाएं और पशु चिकित्सक के सलाह पर उनकी उपस्थिति में करें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसी भी फसल को लगा देने मात्र से ही अच्छा पैदावार नहीं मिलता है। इसके लिए फसल की अवस्था के अनुसार उसमें विभिन्न कार्यों को भी करना पड़ता है। अगर गेंदे की फसल की बात करें तो इस समय ये फसल बढ़वार की अवस्था में है, तो इसकी देखरेख आप किस प्रकार से करें, चलिए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रोहित मौर्य से। अपने गेंदे का फसल लगा रखा होगा, वो अब इसलिए सर्दी में पुष्पन के लिए लगाया होगा, तो उसके लिए सबसे पहले उनको क्या करना है कि लगा चुके हैं तो उसमें ये देखना है कि उसमें प्रॉपर इरिगेशन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये एक साकी पौधा होता है जिसमें ये इसकी वानस्पतिक वृद्धि लगभग 55 से 60 दिनों में पूरी हो जाती है। तो इसमें अगर हम सर्दियों में लगाए हैं तो 7 से 10 दिन के अंतराल पे पानी देते रहते हैं, जिससे प्रॉपर नमी बनी रहे। गेंदा की खेती में पौधों की बढ़वार एवं पुष्पोत्पादन में सिंचाई का विशेष महत्व है। सिंचाई के पानी का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक लाभकारी पाया गया है। पौधरोपण के तुरंत बाद सिंचाई खुली नाली विधि से की जाती है। शुष्क मौसम में सिंचाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्मी में 5 से 6 दिन और सर्दी में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। क्यारियों में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए जल निकास नाली पहले से तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें नमी के इसमें घास वगैरह होता है, तो ये मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट के लिए दोनों को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो इसके लिए हम प्रॉपर वीडिंग भी करते रहते हैं और ताकि इसमें नमी बनी रहे। और इसमें एक काम और करना है कि अगर जो पौधे जो लगा चुके हैं तो उसमें लगभग 35 से 40 दिनों बाद उसमें पीजीआर, जो इसको बोलते हैं पादप वृद्धि नियामक, एक केमिकल होता है जो SADH, उसको 250 से लेकर 2000 ppm का छिड़काव करते हैं, जिससे उसमें प्रॉपर मतलब फ्लावरिंग होती रहे, मतलब अच्छी उपज प्राप्त हो सके किसानों को। और उसके बाद इसमें एक आता है आपका मतलब खाद, बची हुई यूरिया है, वो हम पौधारोपण के लगभग 30 दिनों बाद और 45 दिनों बाद डालते हैं। जब 45 दिनों बाद हम यूरिया डालते हैं यानी दूसरे टाइम में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको मिट्टी को गुड़ाई करके मिट्टी को चढ़ा देते हैं, ताकि उसका प्रॉपर मतलब स्टैंडिंग रहे, वो गिरे ना पौधा। पौधों की खुटाई यानी शीर्ष नोचन
पौधे के फैलाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पौधों की खुटाई 2 बार करने से फूलों का उत्पादन बढ़ जाता है। यदि पौधरोपण विलंब से किया गया हो तो केवल एक ही बार खुटाई करें। पहली खुटाई पौधरोपण के 12 से 15 दिन बाद करनी चाहिए। इसमें पौधों के शीर्ष भाग को तोड़ दिया जाता है। पौधों की खुटाई हाथ से करनी चाहिए। जब पौधों की लंबाई जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर से अधिक हो जाए तब खुटाई करें और यह ध्यान रखें कि खुटाई के उपरांत पौधे पर 4 से 5 पूर्ण विकसित पत्तियां बनी रहें। ऐसा करने से एक पौधे पर 3 से 5 तक मुख्य शाखाएं आ जाती हैं। शाखाओं की संख्या बढ़ने पर पुष्पोत्पादन बढ़ जाता है। लगते हैं रेड स्पाइडर माइट और चेपा। तो रेड स्पाइडर माइट जब लगता है तो वो क्या करता है कि पत्तियों के ऊपरी हिस्से से रस को चूसता है, या फिर जो एकदम नरम रहते हैं पौधे के पार्ट्स उससे रस चूसता है। इसके लिए हम मैलाथियान या फिर मेटासिस्टाक 0.2% का छिड़काव करते हैं। चेपा ये हरे रंग का होता है। ये पत्तियों की निचली सतह से रस को चूसता है। जहाँ से चूसता है वहाँ पे पत्तियां काली पड़ने लगती हैं और इसका अच्छा सा ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसके लिए हम मैलाथियान डाइमेथोएट यानी रोगार का 300 ml लगभग 500 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करते हैं, या फिर मेटासिस्टाक्स का भी 0.2% का घोल बना के छिड़काव करते हैं। कैटरपिलर हरा एवं भूरा काले रंग का कीट है। यह गेंदा फसल की पत्तियों, टहनियों एवं कलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 1.5 मिलीलीटर मैलाथियान 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। लीफ माइटर कीट, इस कीट के नर एवं मादा दोनों गेंदा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। गेंदा में इसका प्रकोप होने पर पत्तियों में सफेद धारियां बन जाती हैं और पौधों की बढ़वार कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और इसमें एक और होता है पत्ती झुलसा रोग। इसके लिए हम डाइथेन एम का 0.2% घोल बना के छिड़काव करते हैं। और एक इसमें सबसे सीरियस डिजीज होता है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हम घुलनशील सल्फर यानी सल्फेक्स का घोल बना के इसमें छिड़काव कर देते हैं, जिससे इसमें लगे ना ये डिजीज। उसके बाद इसमें आता है आपका तो तुड़ाई के लिए। तो जब हम इसकी तुड़ाई करते हैं तो उसके लिए हम इसके लिए या तो मॉर्निंग आवर लेते हैं जब धूप निकलने के पहले यानी 7 बजे के पहले, और शाम को 5 बजे के बाद, ताकि इसमें जो नमी बनी रहती है, जो उसके अंदर ह्यूमिडिटी रहती है पौधे के या फिर फूल के, वो बनी रहे। और इसको तोड़ने के बाद हम छांव वाले इलाके में या फिर टीन शेड में या फिर कहीं छप्पर में रखते हैं, ताकि अच्छा खासा बना रहे और अच्छे से इसको मार्केट में भेजा जा सके। इसकी पैकिंग के लिए या तो हम लिफाफे में पैक करते हैं या बांस की बनी हुई टोकरियों में पैक करते हैं, ताकि ये मंडी में आसानी से भेजी जा सके और प्रॉपर अच्छा बना रहे। मेरे बताए गए बातों को किसान अगर अपने अमल में लाएंगे तो इससे उनकी उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो जाएगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खजौली, जिला मधुबनी के कृषक संतोष सिंह ने। ये लहसुन की फसल में थ्रिप्स कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो संतोष सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तापमान बढ़ रहा है तो कीड़े मकोड़ों का प्रकोप भी बढ़ रहा होगा। इसमें सबसे मुख्य रूप से थ्रिप्स आता है। ये चूसने वाला कीड़ा है। ये थ्रिप्स में आप देखे होंगे कि ये रस चूसने वाला कीड़ा है। ऊपर से पौधा ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूख रहा है और कई बार इसमें स्पॉट भी दिखते हैं। तो किसान भाई इसको देखें। अगर कम मात्रा में है तो आप येलो स्टिकी ट्रैप जो आते हैं पीले रंग के, जो वो आते हैं, उनको आप खेत में लगा दें। चूँकि पीले रंग के प्रति ये कीट आकर्षित होते हैं तो उसमें जाकर चिपक जाएंगे, तो उससे भी काफ़ी अपने को मदद मिलती है। और साथ साथ में अगर ज़्यादा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अत्यधिक मात्रा में है, तो इसमें आप एसीफेट, एसिटामाप्रिड, इमिडाक्लोप्रिड, इन केमिकल्स का आप स्प्रे कर सकते हैं। केमिकल का कम से कम प्रयोग करें और
एक ही चीज़ पर आप डिपेंडेंट ना रहें, ये आप ध्यान रखें। तो इन दो चीज़ों से अभी बचने की ज़रूरत है। साथ में कीड़े जो रस चूसक